Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back on the Civil Insight platform. And सबसे पहले तो आई वुड थैंक यू ऑल क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया जो प्रीवियस हमारा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चली सिविल इंसाइट के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस की सब्जेक्ट को जो है वो कवर किया एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट पे जितने भी एमसीक्यूज़ थे। और मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों को जो किसी भी पॉइंट्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको 360 डिग्री से कवर करने की कोशिश की। मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने कहा कि स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स को ही कंटिन्यू करें। सो टुडे वी हैव कम अप विद द वीडियो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो कि एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट पे मौजूद है। एंड आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स MCQs हैं। सो आई हैव compiled all those MCQs in one liner, and then I have covered all the related and concerned MCQs and most important points related to the each MCQ or each statement. So without wasting any time, let's get started. पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि अ हैवी स्ट्रिंग अटैच्ड टू एन एट सम हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन सेंट्रल ड्रिप इज़ वेरी स्मॉल अप्रोचेस फॉलोइंग। अच्छा, पहले में बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका एक हैवी स्ट्रिंग है और वो अटैच हो दोनों एंड पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेवल पे पड़ा हो, तो शेप क्या होगी कर्व की? वो पैराबोला होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, आप अपने साथ ये लिख लें कि कोई भी एक स्ट्रिंग है आपके पास, या वो दोनों एंड से जो है वो क्या होगा कि अटैच होगा, या वो सस्पेंडेड फ्रीली होगा। अगर वो सस्पेंडेड या हैंग्स फ्रीली है अंडर इट्स ओन वेट, तो उसमें कोई हॉरिजॉन्टल टेंशन नहीं होगी, एक चीज़। दूसरा, उसमें जो सेंट्रल डिप यानी बीच में जो डिप होती है ना, वो लार्ज होगी, क्योंकि अंडर इट्स ओन वेट वो हैंग फ्रीली है, कोई एंड से वो टाइटन नहीं है। तो उस केस में जो उसकी उस कर्व का शेप होगा दैट वुड बी कैटेनरी, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों साइड पे या दोनों एंड के साथ वो अटैच है, तो तब उसमें हॉरिजॉन्टल टेंशन आएगी, ठीक है, क्योंकि वो एंड्स पर क्या है, अटैच है। तो उस वजह से उसकी जो सेंट्रल ड्रिप होगी वो स्मॉल होगी और उसका जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो इन दैट केस जो कर्व होगी दैट वुड बी पैराबोलिक। और यही आपके पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, कि सेंट्रल डिप स्मॉल है तो ये पैराबोलिक होगी। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, अ केबल विद UDL पर हॉरिजॉन्टल मीटर रन विल टेक द फॉलोइंग शेप। ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास, ये देख लें, अगर आपके पास, हमारे पास अगर UDL हो, ठीक है, और वो टू एंड्स के साथ अटैच हो, हॉरिजॉन्टल टेंशन भी हो, सेंट्रल डिप स्मॉल हो, सो द कर्व वुड बी पैराबोलिक। अगेन आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो दैट वुड बी पैराबोलिक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ स्मिथ्स टोंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ द लीवर ऑफ डैश। तो ये थर्ड ऑर्डर लीवर है, ठीक है, इसका आंसर है थर्ड ऑर्डर। अब लीवर क्या चीज़ है? लीवर बेसिकली इट्स अ सिंपल मशीन जो कि बेसिकली हेवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक चीज़, इस लीवर की 3 पार्ट्स होते हैं, एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है, और एक आपके पास फुलक्रम होता है। फुलक्रम जो बीच में पिवट नहीं होता, और उसको फुलक्रम बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट MCQs इसका देख लें, ये लास्ट 3 बुलेट्स हैं कि अगर फुलक्रम इन द मिडल हो, ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीवर होगा। और इसकी एग्जांपल है सीजर, प्लायर और क्रोबार। क्रोबार ये जो फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं, सीजर आपको पता है कैंची जो होती है हमारे पास। ये फुलक्रम अगर मिडल में हो, ठीक है, फुलक्रम, इफ फुलक्रम इज इन द मिडल, अगर इफ लोड इज इन द मिडल तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल व्हील बैरो, डोर, हमारे जो नॉर्मल डोर है, और बोटल के जो ओपनर्स हैं, ये इनकी एग्जांपल है। और तीसरा हमारे पास इफ एफर्ट इज इन द मिडल, ठीक है, तो एफर्ट अगर मिडल में होगा सो इट वुड बी अ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर हमारे पास ये लेवर होगा, जिसकी एग्जांपल है शोवल्स, जो हमारे ये नॉर्मल बेलचा नहीं होता, और टोंग्स, स्मिथ्स टोंग्स, और यही आपके पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है। स्मिथ्स टोंग एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर लेवर की। आई होप ये क्लियर होगा, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है।
वो स्मिथ स्ट्रॉन्ग्स की जगह शोवल भी पूछ सकता है, व्हीलबैरो भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि स्मिथ स्ट्रॉन्ग में जो एफर्ट होता है वो कहाँ पे होता है, लोड कहाँ पे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट पॉसिबल। अच्छा, तो ये पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो ना किसी भी पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो उस सिंगल फोर्स को हम बेसिकली क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो बॉडी है, ये पार्टिकल है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से इफेक्ट होगा ना उस पार्टिकल पे, उस बॉडी पे, दैट वुड बी इक्वल टू द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस। यानी तमाम फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दैट रिजल्टेंट फोर्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ईजी है, सिर्फ आप देख लें। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो यूज़ हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, देखिए रेस्ट होते इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये यू ज़ीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ तो कैंसिल। सो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम रिक्वायर्ड हो, तो कॉन्स्ट एक्सेलरेशन में हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 गिवन है और टाइम भी हमारे पास 5 ही गिवन है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर, द डिस्टेंस कवर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर ऑफ अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज। अच्छा, ये अगर जनरली फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये आइडियल फ्रेम स्ट्रक्चर की बात ये कर रहा है, तो इसका आंसर है हमारे पास कंप्रेशन एंड टेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर वो स्पेसिफिकली रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसमें हमारे पास एक्सियल, शेयर और मोमेंट, यानी ये तीनों जो स्ट्रेस फंक्शंस हैं ना, ये तीनों होंगे। ठीक है। लेकिन जब आइडियल फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, तो यानी ट्रसेस की बात करें, तो उसमें हमारे पास ओनली एक्सियल कंप्रेशन या एक्सियल टेंशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रही हो तो फिर वो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, पूछ लें वहाँ पे, या फिर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें। सो आई विल बी देयर टू आंसर इंशाल्लाह, डोंट वरी। बाकी आई होप कि चीज़ों की समझ आ रही होगी आप लोगों को, ईजी है। Question number 7, which one of the following is not the unit of work, energy or heat? तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें आंसर आपका HP था। HP का मतलब है कि हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर इज़ द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है। और वाट भी इज़ द यूनिट ऑफ पावर। अब इम्पॉर्टेंट ये है, पेपर में आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये रिलेशन आपने याद रखनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ कि जॉल, अच्छा जो एनर्जी के यूनिट है ना, ये हीट भी एनर्जी की फॉर्म ही है, तो वर्क, एनर्जी, हीट सेम, इनका जो है वो सेम ही यूनिट है, वो जाउल इन एसआई यूनिट। ठीक है। कैलोरी भी है, इट्स इन सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं। बीटीयू जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो ये ब्रिटिश यानी इंग्लिश यूनिट है। तो दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ द वर्क, हीट एंड एनर्जी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन याद रखना कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ हीट जो होगा वो 1055 जूल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द जॉइंट्स, ठीक है, एंड देन फॉर परफेक्ट, देखिए पूछा हुआ है आपके पास परफेक्ट फ्रेम के बारे में। अच्छा, अगर किसी ने स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियोस नहीं देख ली, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसका आंसर है n इज इक्वल टू 2j-3, ये इसका आंसर है। अब देखें जो परफेक्ट फ्रेम है ना, परफेक्ट फ्रेम के लिए ये है कि n इज इक्वल टू 2j-3, यानी जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो आपके पास ये 2j-3 यानी j इज़ द जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो इसके बराबर होंगे। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे 2j-3 से,
तो इट मीन्स कि ये रिडंडेंट फ्रेम है क्योंकि उसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर मेंबर्स कम है, नंबर ऑफ मेंबर्स कम है देन दी 2j-3, तो वो हमारे पास जो टाइप ऑफ फ्रेम होगा दैट वुड बी अ डेफिशिएंट फ्रेम। ये सारे हमारे पास पहली चीज़ कि ये प्लेन फ्रेम के बारे में, यानी 2D फ्रेम के बारे में बात हो रही है। दूसरा ये पिन जॉइंटेड के बारे में बात हो रही है, यानी ये वो फ्रेम है बेसिकली जिसमें जो कि पिन कनेक्टेड है, जिसमें मोमेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें जॉइंट्स रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये ज़रूर आप देखिएगा। इससे PPSC, KPPSC और FPSC में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट्स द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसको मैं डिटेल में करता हूँ, इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं 1 by 1, सो आप थोड़ा सा और कीजिएगा। पहली चीज़ है फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट ये ना कि जब आप कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होती है उसको बेसिकली हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही वो चीज़ जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछी हुई है। देखें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट्स द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ये दो क्वांटिटीज़ के बीच में है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो ये रिजल्टेंट किन दो उसके बीच में है। जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपका पास जो आपके पास R यानी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और रिजल्टेंट ऑफ जो S है इसके बीच में आपके पास एंगल है दैट इज़ φ। तो आपके पास R और S यानी नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा φ, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन फार्मूला इसका क्या है? tan φ इज इक्वल टू F/R इज इक्वल टू म्यू R/R, तो ये म्यू बन जाएगा, यानी tan इंटू ये φ हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन गया, इज इक्वल टू F/R। F हमारे पास क्या चीज़ है? F हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और R जो हमारे पास है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो दोनों की डिवीजन से हमारे पास ये tan φ के भी बराबर है और ये हमारे पास म्यू के भी बराबर है। अब म्यू क्या चीज़ है? म्यू बेसिकली आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन F/R, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन गया। ये ऊपर जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा देख लें। कोई भी एक ये ब्लॉक है तो नीचे की तरफ इसका जो फोर्स लगेगा वो उसका वेट हो गया और इसको मूव करने की कोशिश की जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है। तो ये आपके पास इधर हमारे पास क्या हो गया? मोमेंट हो गया इन द डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन में ये मोमेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। सॉरी, मोशन हमारे पास है। तो ये हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका इस डायरेक्शन में, ये देखें इस डायरेक्शन में ये आपके पास इसमें F लगेगा, दिस विल बी F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। W के अगेंस्ट जो लगेगा इसको हम कहेंगे R यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल इसको कहते ही भी इसलिए कि ये मोशन के परपेंडिकुलर होगा, तो मोशन के परपेंडिकुलर और वेट के ऑपोजिट आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो S से डिनोट होगा। आई होप इधर तक समझ आ गई होगी। अच्छा, ये दो कंसेप्ट और भी हैं, मैंने बार बार एक चीज़ यहाँ पे की, लिमिटिंग फ्रिक्शन पेपर में पूछ लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन? सो इट्स द मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये डायग्राम देख लें, ये भी कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास और ये इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, ठीक है। अब इस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अब ऑब्वियसली आप ये एंगल जो है ना उसको आप बढ़ाएंगे तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके बाद ये बॉडी जो है ना इस ब्लॉक पे स्लाइड करना स्टार्ट होंगी अंडर इट्स ओन वेट, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ना, तो इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ रिपोज पूछ लेते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है।
Coefficient of friction, I have already told about this. It's the ratio of the limiting friction to normal reaction, F/R. ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है ऊपर हमने पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन क्या है ऊपर हमने पढ़ लिया, इसका रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा, इंपॉर्टेंट है, और जो रफ सरफेस है उसके लिए 0 to 1 के बीच में वेरी कर सकता है। अच्छा, लिमिटिंग क्वेश्चन नंबर 10, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्टार्ट। देखिए वही है कि वो सरफेस पे जस्ट बिगिन टू स्टार्ट करेगा तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी का हमने वर्क एनर्जी का ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, इन द लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर load W, effort P and fulcrum F are oriented as follow. Effort P between load W and fulcrum F, ठीक है। अब ये इसका आंसर है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो थर्ड ऑर्डर में क्या है, आपके पास एफर्ट बिटवीन लोड एंड फुलक्रम होता है। सेकेंड ऑर्डर में जो लोड होता है वो फुलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें फुलक्रम इज़ इन बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। सो ये 12 MCQs थे। आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट में मैसेज कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें। और बाकी इंशाल्लाह द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।